तो वेलकम फ्रेंड, आज हम देखने वाले हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इस लेक्चर में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को क्लासिकल मैकेनिक्स ने किस तरह से एक्सप्लेन किया है, किस तरह से क्लासिकल मैकेनिक्स से ऑब्जर्वेशन आने चाहिए थे, एक्चुअल ऑब्जर्वेशन कैसे आए और क्वांटा के कॉन्सेप्ट ने उस ऑब्जर्वेशन को कैसे प्रूव किया, यानी क्वांटम मैकेनिक्स कैसे लागू हुआ और क्लासिकल मैकेनिक्स कैसे फेल हुआ। ये हमारा सेकंड एक्सपेरिमेंट है जिसमें हम देखने वाले हैं कि क्लासिकल मैकेनिक्स अप्रोच कैसे फेल हुआ और क्वांटम मैकेनिक्स अप्रोच कैसे बराबर हुआ। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, अब सबसे पहले देखते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या चीज है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी सिंपली इतना है कि एखादे मेटल सरफेस पे अगर लाइट अगर गिरता है या कोई वेव्स या लाइट रेडिएशन अगर आते हैं तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है और इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद जो भी करंट फ्लो होगा, जो फिनोमिना होगा, वो आगे के फिनोमिना रहेंगे। लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी लाइट के प्रेजेंस के और लाइट के वजह से इलेक्ट्रॉन एटम से निकलना, ये हो गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पहले माइंड में कंफर्म कर लीजिए। अब इलेक्ट्रॉन निकलेगा जैसे न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के साथ इलेक्ट्रॉन बाइंड होता है, यानी न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। ये बात आपकी पक्की है कि न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और वो इलेक्ट्रॉन को खींचते रहता है। अब लाइट आएगा, लाइट आने से क्या होगा कि लाइट आने से इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल जाएगी कि न्यूक्लियर फोर्स से दूर निकलने की, वो प्रयास में ही रहता है कि कब निकल जाए। तो लाइट आने के बाद इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी और इस एनर्जी को लेके वो भाग जाएगा। चलो छोड़ दो, अब एनर्जी यानी उसका पावर आ गया कि वो भाग जाएगा। तो ये फिनोमिना है कि लाइट से एनर्जी आ रही है और उस एनर्जी से वो इलेक्ट्रॉन निकल के जा रहा है। तो ये हो गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब इसको देखते हैं कि क्लासिकल मैकेनिक्स के व्यू से देखते हैं, विजन से देखते हैं। अब हमें 2 गॉगल पहनना है। पहले हम गॉगल पहनते हैं कि क्लासिकल मैकेनिक्स के नजर से देखते। तो अगर वेव है यानी लाइट है, लाइट एक वेव है, तो क्लासिकल मैकेनिक्स में वेव की एक वेव थ्योरी है और वो वेव थ्योरी कहती है, वेव थ्योरी में वही एम्पलीट्यूड है, ये जो गैप होती है उसे हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। ये जो एरिया होता है डीपर, इसे हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। 2 क्रस्ट और ट्रफ का जो डिस्टेंस होता है उसको हम वेवलेंथ कहते हैं। तो क्लासिकल मैकेनिक्स के हिसाब से अब एनर्जी आई, ठीक है, उसमें जनरली हमें ये देखते समय, फोटो इलेक्ट्रिक देखते समय हमें ये उन्होंने 2 पैरामीटर्स पे स्टडी की, एक इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी और टाइम के बारे में। तो ये 3 पैरामीटर्स हमें देखना है कि 3 पैरामीटर, क्योंकि उन्होंने एक्सपेरिमेंट सेटअप जो किया उसमें ये 3 पैरामीटर को चेक किया और ये 3 पैरामीटर को हमें देखना है। तो पहला पैरामीटर है इंटेंसिटी। इसको समझ लो, इंटेंसिटी क्या चीज होती है। इंटेंसिटी एक जगह पे ज्यादा डेंसिटी होना, यानी अगर मैं ऐसे इसमें इतने एरिया में 3 ही लाइट आए और इतने एरिया में यहां पे 9 स्पॉट हुए, तो किसकी इंटेंसिटी ज्यादा है, इसकी इंटेंसिटी ज्यादा है। यानी हम डेंसिटी से भी उसको कंपेयर कर सकते हैं। यानी एक ही एरिया में ज्यादा लाइट एक साथ आना, यानी एक ही एरिया में ज्यादा लाइट आना एक टाइम पे और उसी एरिया में कम लाइट आना, तो ये कम इंटेंसिटी, ये ज्यादा इंटेंसिटी। तो पहले इंटेंसिटी को माइंड में फिक्स कर लीजिए, क्योंकि उसको फिर हम क्लासिकल मैकेनिक्स और वेव मैकेनिक्स दोनों को भी विजन से देखने वाले हैं। फ्रीक्वेंसी क्या चीज है। फ्रीक्वेंसी ये है कि जो वेव होती है, अब ये एक वेव है और ये एक वेव है। अब इस वेव में जो वाइब्रेशन होंगे या उस वेव में जो फ्रीक्वेंसी है, पर यूनिट एरिया में कितने क्रस्ट और कितने ट्रफ जाएंगे, एक वेवलेंथ जाएगी, तो वो कम होगा, ये फ्रीक्वेंसी में ज्यादा होगा। ठीक है, अब जैसे मैं 1 2 3 ये मैं स्ट्रोक दे रहा हूं इसको, तो ये एक स्पीड हो गई और दूसरा, तो ये एक स्पीड हो गई। तो क्या हुआ कि ज्यादा वाइब्रेशन जब होते हैं तो हम कहते हैं कि फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, यानी ये वेव्स ऐसी क्लोज आ जाएगी, वाइब्रेशन ज्यादा आएंगे, वेवलेंथ कम हो जाएगी तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, वेवलेंथ बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी कम होगी। तो इस तरह से
इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी, ये दो माइंड में कंफर्म कर लेना, ठीक है। अगर एक बार में समझ में नहीं आया तो वीडियो रिपीट करके देखना। रिपीटेशन गिव्स क्लियरिटी, क्योंकि हमारा माइंड कभी कभी एक जगह टिकता नहीं, भटक जाता है, तो शायद दूसरी बार देखते समय वो चीज़ क्लियर हो जाती है, ठीक है। तो ये हो गई इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ज़्यादा इंटेंस लाइट करना और कम इंटेंस लाइट रखना। इंटेंसिटी यानी एक साथ ज़्यादा रेडिएशन आएंगे, ज़्यादा वेव्स आएंगे एक एरिया पे, पर्टिकुलर एरिया पे, और कम इंटेंसिटी यानी कम वेव्स आएंगे। फ्रीक्वेंसी वो वेव के प्रॉपर्टी पे डिपेंड है, ठीक है। तो क्लासिकल मैकेनिक्स का अप्रोच था, क्लासिकल मैकेनिक्स का जो अप्रोच है उससे हम देखते हैं कि ये एटम पे वेव्स आया और वेव यहाँ पे बम्बार्ड हुआ, तो वेव्स ने उसको एनर्जी दी। अब वेव आया, अगर वेव की इंटेंसिटी अगर हम बढ़ाते हैं तो इंटेंसिटी या एम्पलीट्यूड अगर हम बढ़ाते हैं, अब एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल है, एम्पलीट्यूड बढ़ा तो इंटेंसिटी भी बढ़ती है, ठीक है। एम्पलीट्यूड हम बढ़ाते, ये जो हाइट है ये बढ़ाते हैं, तो एनर्जी ज़्यादा जाना चाहिए, और एनर्जी ज़्यादा जाने से इलेक्ट्रॉन जल्दी निकलना चाहिए, या इलेक्ट्रॉन को वो एनर्जी लेके निकल जाना चाहिए। अगर कम इंटेंसिटी में नहीं निकल रहा है तो ज़्यादा इंटेंसिटी भेज के हम उसको निकाल सकते हैं। ये क्लासिकल मैकेनिक्स का अप्रोच था। यानी फॉर एग्जांपल, अगर आप समुद्र किनारे और लहरें आ रही है, छोटी छोटी लहरें आ रही है, तो आप बढ़िया एंजॉय करोगे, और वो एकदम 15-20 फुट की बड़ी लहर आए तो आप एंजॉय कर पाओगे क्या? नहीं, वो पूरा आपको लेके जाएगा। यानी एम्पलीट्यूड बढ़ा, उस वेव का एम्पलीट्यूड बढ़ा। एम्पलीट्यूड बढ़ने से क्या हुआ? एम्पलीट्यूड बढ़ने से उसकी एनर्जी बढ़ी, उस वेव को आपको पूरा साथ लेके जाए। जब वेव छोटी थी, छोटी लहरें थी, तब उस वेव को आपने एंजॉय किया, आपने उसमें पैर डाला, आपके पैर को वो कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि वेव का एम्पलीट्यूड छोटा था। तो वो एम्पलीट्यूड वाली कॉन्सेप्ट है क्लासिकल मैकेनिक्स में, कि एम्पलीट्यूड बढ़ा तो उसकी एनर्जी बढ़ना चाहिए, उसकी एनर्जी बढ़ेगी, और इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलने के बाद इलेक्ट्रॉन निकालेगा। यानी एक जगह पे मैं अगर ज़्यादा लाइट भेजता हूँ तो उसकी एनर्जी धीरे धीरे बढ़ना चाहिए, जितना मैं इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा उतनी एनर्जी बढ़ेगी। तो इंटेंसिटी बढ़ने से इलेक्ट्रॉन निकलेगा या निकलना चाहिए, और जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी करोगी उतनी इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा एनर्जी मिलेगी और ज़्यादा स्पीड से भागेगा निकलने के बाद, ठीक है। जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी करोगी जितनी ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, और फिर वो इंटेंसिटी स्पीड से भागेगा। ये क्लासिकल मैकेनिक्स का कहना था इंटेंसिटी के बारे में अप्रोच, ठीक है। दूसरा, यानी इंटेंसिटी से भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा निकलना चाहिए। इंटेंसिटी बढ़ाओ तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा निकलेंगे, ज़्यादा एनर्जी मिलेगा, और एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ना चाहिए। ये दोनों भी फैक्टर इंटेंसिटी बढ़ाने से बढ़ेंगे, ऐसा क्लासिकल मैकेनिक का अप्रोच होता है। फ्रीक्वेंसी का अप्रोच देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी में क्या होता है कि एक टाइम पे ज़्यादा वाइब्रेशंस होते हैं, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ने से भी एनर्जी बढ़ती है। ये भी क्लासिकल मैकेनिक्स का वेव थ्योरी का अप्रोच था। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे और एनर्जी बढ़ेगी, तो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, ज़्यादा एनर्जी मिलेगी तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलने लगेंगे। तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे और एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगी, क्लासिकल मैकेनिक्स से अगर हम सोचे तो। और टाइम के बारे में, जैसे एक आधा वाटर है, वाटर में मॉलिक्यूल है। अब मॉलिक्यूल भी निकलते हैं, वाटर से मॉलिक्यूल भी निकलते हैं। जब उसे एनर्जी प्रोवाइड की जाती है तो धीरे धीरे एनर्जी बढ़ती है, और एनर्जी एक लेवल के बाहर जाने के बाद, क्योंकि ये जो प्रोवाइड की हुई एनर्जी वो डायरेक्ट एक ही मॉलिक्यूल को नहीं मिलती, वो सारा एटमॉस्फेयर को मिलती है। फिर एनर्जी बढ़ती है, और एनर्जी बढ़ने के बाद वो मॉलिक्यूल निकल जाता है। देखिए, वाटर हीट करने की बात कर रहा हूँ, उसको हमें इस पे रिलेट करना है। तो वैसे ही उन्होंने सोचा कि ये एटम है, एटम में इलेक्ट्रॉन है, एनर्जी आएगी, एनर्जी आने के बाद इलेक्ट्रॉन, एटम की एनर्जी बढ़ते जाएगी, फिर ये एनर्जी एक लेवल पे बढ़ने के बाद इलेक्ट्रॉन को वहाँ से निकल जाएगा, वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन लेगा और निकल जाएगा। तो इस प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लगेगा, वेव्स आएंगे, एनर्जी बढ़ेगी, फिर इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ये बात समझ आई कि हीटिंग करेंगे, फिर टेम्परेचर बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगी, फिर वहाँ से मॉलिक्यूल निकल जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गए टाइम फैक्टर की थोड़ा सा टाइम लगना चाहिए, जाने के बाद एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन, एटम यानी इतना बड़ा एरिया है, एनर्जी सिर्फ इलेक्ट्रॉन पे ही जा रही है, वैसा उन्होंने नहीं सोचा था। जो वेव डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन पे जा रहा है, वेव तो एटम पे गिर रहा है,
वो सिस्टम की एनर्जी बढ़ रही है, बढ़ने के बाद इलेक्ट्रॉन की इतनी एनर्जी बढ़ेगी कि वो निकल पाएगा, तो वो फिर वहां से एनर्जी लेके निकल जाएगा। तो ये 3 फैक्टर हुए, इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी और टाइम, जो कि क्लासिकल मैकेनिक्स ने सोचा। क्लासिकल मैकेनिक्स मैक्रो बड़े पे अच्छा सोचता है, यानी वो जो अगर आप समुंदर की अगर वेव लेंगे तो उससे आपको ये वेव और उससे होने वाले इफेक्ट ये अच्छे समझ में आएंगे। क्लासिकल मैकेनिक्स अप्रोच आपके मन में आ जाएगा। तो ये हो गया क्लासिकल मैकेनिक्स अप्रोच की ऐसा होना चाहिए। कैसा कि इंटेंसिटी बढ़ाने के बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा निकलना चाहिए, और जो निकले हुए इलेक्ट्रॉन है उनकी स्पीड भी ज़्यादा पकड़नी चाहिए। दूसरा, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के बाद एनर्जी बढ़ती है तो एनर्जी बढ़ना चाहिए, ठीक है, और एनर्जी बढ़ने के बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़े, हाँ बराबर है। दोनों भी फैक्टर, दोनों भी इसमें लागू होते हैं। और बचा टाइम का, तो एक बार एनर्जी गई तो वो एक मिनिमम एनर्जी एक्वायर कर लेगा और फिर वो निकल जाएगा, तो थोड़ा सा टाइम भी लगना चाहिए इस प्रोसेस में। जैसे वेव्स आए, एनर्जी बढ़ेगी, फिर वो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो ये 3 अप्रोच क्लासिकल मैकेनिक्स के देखे हमने। अब करते हैं एक्सपेरिमेंट। अब एक्सपेरिमेंटल सेटअप लगाते हैं और उसके ऑब्जर्वेशन देखते हैं, और उसके बाद क्वांटम ने उसे कैसे प्रूव किया ये देखते हैं।